वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। सबसे पहले तो ये बधाई कि ये आपका 50वां वीडियो लेक्चर है। ठीक है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट प्रोडक्शन हॉट 503 में ये आपका 50वां वीडियो लेक्चर है यूनिट 2 से, जिसका टॉपिक है सॉइल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट इन पपाया। मृदा और जलवायु अवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए पपीता में, वो सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। सॉइल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट इन पपाया, क्लास एमएससी हॉर्टिकल्चर 3rd सेमेस्टर, कोर्स इंस्ट्रक्टर माई सेल्फ अंकुर शर्मा, डेजिग्नेशन असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। तो सॉइल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट जो पपाया का है, तो क्या क्या जो आउटलाइंस हैं, किन आउटलाइंस में हमको बात करनी है, उन आउटलाइंस की हम बात करते हैं। इनमें हमें अपने चैप्टर को ख़त्म करना है। सबसे पहला है सॉइल, फिर है टाइप ऑफ सॉइल, फिर है नेचर ऑफ सॉइल, फिर सॉइल का पीएच है, फिर क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, लाइट इंटेंसिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी और एल्टीट्यूड एट सी लेवल। अब आउटलाइंस में थोड़ी सी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं कि सॉइल के अंतर्गत तो आपका आता है कि किस तरीके की मृदा है, टाइप क्या है उसका सॉइल का, अब उसका प्रकार कैसा, नेचर कैसा है उसका, ठीक है, और उसका पीएच क्या है, सॉइल पीएच, ठीक है। क्लाइमेट की यदि हम बात करें, जलवायु की, तो कैसा तापक्रम है, ठीक है, कैसी वर्षा है, प्रकाश की तीव्रता क्या है, अपेक्षिक आर्द्रता क्या है, वायु का वेग क्या है और समुद्र तल से क्या ऊंचाई है, ये सब आपकी क्लाइमेट में आती है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले ये डायग्राम, और यहाँ डायग्राम दिखाने का केवल कारण यही है कि किस तरीके की सॉइल, आप इससे ये समझ सकते हैं कि जब हम पपीता का उत्पादन करते हैं, जब हम पपाया का प्रोडक्शन करते हैं, तो हम एक रफली ये समझ सकते हैं कि सॉइल किस तरीके की होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पूरा मैच्योर्ड पपाया आपका लगा हुआ है, राइप नहीं है, अनराइप कंडीशन में है। इससे आप समझ सकते हैं कि सॉइल किस तरीके की, फ्राइवल सॉइल भुरभुरी होनी चाहिए, किस तरीके से क्या टाइप होना चाहिए सॉइल का। तो देख के भी बहुत सी चीज़ें हम समझ सकते हैं, है ना। तो आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन पे अपने। चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं सॉइल पे। तो लिखा है कि पपाया कैन ग्रो ऑन अ वैरायटी ऑफ सॉइल्स। ये बात बिल्कुल सही है कि हम पपाया को ज़्यादातर किन्हीं भी मृदाओं में उगा सकते हैं, और वो उगता भी है कि पपाया कैन ग्रो ऑन अ वैरायटी ऑफ सॉइल्स, उग सकता है बहुत सी भूमियों में। Yet the best soil is deep, rich alluvial soils on the banks and deltas of river in India. पहली बात कि पपाया कैन ग्रो ऑन अ वैरायटी ऑफ सॉइल्स। पपाया बहुत सी भूमियों में उगाया जा सकता है, पर जिसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो जब जो थोड़ी गहरी मृदाएं होती हैं, ठीक है, जिनमें रिच ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो रिच एलुवियल सॉइल्स होती हैं, ज़्यादातर गंगा जमुना नदियों के किनारे, जो इनके डेल्टाज होते हैं, उनके आसपास जो नदियाँ होती हैं, नदियों के किनारे जो भूमियाँ होती हैं, उनमें पपाया अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेसफुल पपाया कल्टिवेशन इज़ दैट the soils should have good drainage and be properly prepared before planting. The most important requirement for successful papaya cultivation, जो बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट है सफलतम पपीता की खेती करने के लिए, वो वह है कि सॉइल शुड होनी चाहिए, मृदा होनी चाहिए। क्या? मृदा में ड्रेनेज, जल निकास का बहुत अच्छा साधन होना चाहिए।
अंडुलेटेड टोपोग्राफी नहीं होनी चाहिए और वाटर स्टैग्नेशन बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि नर्सरी कंडीशन के लिए और मैच्योर प्लांट में भी अगर वाटर का स्टैग्नेशन हो गया, यदि पानी रुक गया उसके रूट जोन में, तो पूरा का पौधा सड़ने का चांस बना रहता है। तो सबसे पहले अंडुलेटेड टोपोग्राफी ना हो, वाटर का स्टैग्नेशन ना हो, पानी जमे ना, एकत्रित ना हो। सॉइल शुड हैव गुड ड्रेनेज एंड बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड बिफोर प्लांटिंग। पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड होना चाहिए प्लांटिंग से पहले, ठीक है। तीसरी बात हम करें, आइदर नेचुरल हाई फर्टिलिटी और रैपिडली अवेलेबल नाइट्रोजन and an abundant supply of available nutrients supplied by commercial fertilizers are essentials to obtain maximum yield in papaya. नेचुरल हाई फर्टिलिटी, अच्छी फर्टिलिटी और रैपिडली अवेलेबल नाइट्रोजन, ठीक है, एंड एन एबंडेंट सप्लाई ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट, ये तीन चीज़ें बाय कॉमर्शियल फर्टिलाइजर्स एसेंशियल्स होती हैं, बहुत ही ज़रूरी होती हैं पपाया में अच्छे वृद्धि एवं विकास के लिए, ज़्यादातर वृद्धि एवं विकास के लिए। क्या क्या? हाई फर्टिलिटी, रैपिडली अवेलेबल नाइट्रोजन और एबंडेंट सप्लाई ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। फिर हम बात करते हैं द बेस्ट परफॉर्मेंस हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। अच्छी जो परफॉर्मेंस है वो ऑब्जर्व की गई है रिच लोमी सॉइल्स जो होती हैं ऑफ यूनिफॉर्म टेक्सचर। रिच लोमी सॉइल्स जिनका यूनिफॉर्म टेक्सचर होता है और जो 15 सेंटीमीटर तक गहराई तक होती हैं, जिनका पीएच रेंज 6.5 से 7 के बीच में होता है, ऐसी कंडीशंस में पपाया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा सा करता है। और सॉइल ऐसी कंडीशंस में फ्राइबल होती है, सॉइल्स में ड्रेनेज की फैसिलिटी भी अच्छी होती है और साथ ही साथ जो टोपोग्राफी है वो बिल्कुल समान होती, अंडुलेटेड नहीं होती। तो ऐसी कंडीशंस की जब सॉइल पपाया को मिलती है तो वहाँ पर उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के साथ साथ टिल हार्वेस्ट तक हर एक चीज़ें बहुत अच्छी से रहती हैं। नेक्स्ट में यदि हम बात करें तो द डेप्थ ऑफ द सॉइल इज़ नॉट ऑफ मच इम्पॉर्टेंस एज इट इज़ एज सैलो रूटेड क्रॉप, बट सॉइल शुड बी वेल ड्रेन्ड। जो गहराई होती है भूमि की वो बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इट इज़ सैलो रूटेड क्रॉप, क्योंकि वो सैलो रूटेड क्रॉप है, पर मैटर ये करता है कि जो सॉइल है वो पूरी तरीके से वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। जैसा कि हमने पिछले बिंदु में आपको बताया था कि जो सॉइल है उसमें ड्रेनेज, जल निकास का बहुत अच्छा साधन होना चाहिए, क्योंकि जल निकास का साधन जब नहीं होता और जब भूमि में पानी एकत्रित हो जाता है तो ऐसी कंडीशंस में पपाया की जो रूट होती हैं वो ज़्यादा पानी को एब्जर्व कर नहीं पाती। ऐसी कंडीशन में प्लांट सूख जाता है, येलोइंग हो जाती है, कभी कभी बिदरिंग हो जाती है और कभी कभी पूरा प्लांट ही नष्ट हो जाता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। इट इज़ हाईली ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग। जल भराव के प्रति ये बहुत सेंसिटिव नहीं है, हाईली ससेप्टेबल है वाटर लॉगिंग के लिए। इवन इन 2.5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर स्टैंडिंग अराउंड द ट्री फॉर फ्यू आवर्स इज़ लाइकली टू किल द प्लांट्स। जो चीज़ें हमने आपको बताई थी वही चीज़ें सामने आ रही हैं। इट इज़ हाईली ससेप्टेबल टू वाटर, जल निकास के लिए यह सहनशील बिल्कुल भी नहीं है। जबकि अगर 2.5 सेंटीमीटर वाटर किसी खड़े हुए वृक्ष के आसपास कुछ घंटों के लिए रुक जाए तो समझ लो वो पौधे को मारने में सक्षम होता है। अगर एक स्वस्थ पौधे के आसपास 2.5 सेंटीमीटर पानी 1-1.5-2 घंटे तक रुका रहे तो ऐसी कंडीशंस में वो रूट को डैमेज करके पूरे प्लांट को किल करने में मददगार होता है, वो पूरे प्लांट को ही डैमेज कर देता है। डू नॉट सेलेक्ट क्लेड सॉइल्स। क्लेड सॉइल्स जो हैं हमको वो सिलेक्ट नहीं करनी चाहिए। हैविंग हाई मॉइस्चर रिटेंसिबिलिटी एज दे ईजिली गेट वाटर लॉक्ड। जो क्लेड सॉइल्स हैं हमको वो सिलेक्ट नहीं करनी चाहिए पपाया कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि उनमें हाई मॉइस्चर रिटेंसिबिलिटी होती है एज दे ईजिली गेट वाटर लॉक्ड, वो बहुत जल्दी वाटर लॉक्ड हो जाती है। डिपेंडिंग ऑन द पीएच
अप्लाई 2 to 4 टन्स ऑफ लाइम। पीएच के हिसाब से 2 से 4 टन लाइम पर हेक्टेयर हमको इस्तेमाल करना चाहिए एसिडिक सॉइल्स में टू ब्रिंग द डिज़ायर्ड पीएच। ठीक है, अच्छे पीएच को लाने के लिए 6.5 से 7 जो ऑप्टिमम पीएच होता है पपाया कल्टीवेशन को, उसको लाने के लिए अगर ये पीएच नहीं है तो हम 2 से 4 टन लाइम पर हेक्टेयर डालते हैं एसिडिक सॉइल्स में, जिससे हमारा ऑप्टिमम पीएच मेंटेन हो जाए। एक सॉइल का आप ओवरव्यू यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ पपाया नर्सरी स्टेज में है। यहाँ पर किस तरीके से ड्रिप इरिगेशन को लगाया गया है, साथ ही साथ किस तरीके से एकदम रेड सॉइल्स में पपाया हो रहा है, देख सकते हैं आप। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है पपाया की सॉइल कंडीशंस को लेकर। नर्सरी स्टेज में पपाया लगा हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं एडेफोलॉजिकल फैक्टर्स की एट अ ग्लांस। एडेफोलॉजिकल फैक्टर्स जो जलवायवीय कारक होते हैं, एट अ ग्लांस हमने क्यों कहा? क्योंकि जब आप एमएससी लेवल पे होते हैं, आप किसी भी क्रॉप को पढ़ रहे होते हैं, तो क्लाइमेट में केवल टेम्परेचर और रेनफॉल करके ही हमको चीज़ों को नहीं छोड़ देना होता है। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि एडेफोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं। अब आज से आप किसी भी क्रॉप का यदि पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस लिखेंगे तो एडेफोलॉजिकल फैक्टर्स में इन सब चीज़ों को ज़रूर ऐड करिएगा। सबसे पहले टेम्परेचर इसमें होता है 21 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तापक्रम कितना होता है? 21 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। रेनफॉल मतलब वार्षिक वर्षा 35 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर। एनुअल प्रेसिपिटेशन, वार्षिक बात की जा रही है इसमें। लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता 10 घंटे से कम होनी चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आपेक्षिक आर्द्रता 80 से 85%। एल्टीट्यूड एट सी लेवल, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 1000 से 1200 मीटर। विंड वेलोसिटी, वायु का वेग 40 से 60 किलोमीटर पर आवर्स तक सहनशील करने की क्षमता होती है। 60 किलोमीटर से ज़्यादा अगर हवा आती है तो पौधे उखड़ जाते हैं। फोटो पीरियड 8 घंटे का होता है। और लैटीट्यूड 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साइड ऑफ द इक्वेटर पर इसकी खेती आराम से की जा सकती है। तो ये एडाफोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इसीलिए हमको एट अ ग्लांस इनको कहा है, जिसमें आपने टेम्परेचर, रेनफॉल, लाइट इंटेंसिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एल्टीट्यूड एट सी लेवल, विंड वेलोसिटी, फोटो पीरियड और लैटीट्यूड को समझा। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट्स पे। Papaya being a tropical plants, the producing regions roughly occupy a belt spreading approximately 30 degree north and 40 degree south of the equator. ट्रॉपिकल प्लांट है, ठीक है। द प्रोड्यूसिंग रीजन्स जो हैं ऑक्यूपाई होते हैं एक बेल्ट में। बताया गया है कि क्या इक्वेटर होना चाहिए, 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री साउथ। ये लैटिट्यूड कंडीशंस हैं। इस कंडीशंस पे पपाया को हम सक्सेसफुली ग्रो कर लेते हैं। द मेन कॉमर्शियल एरियाज इन द ट्रॉपिकल रीजन्स एट लैटिट्यूड्स अप्रॉक्सीमेटली 25 डिग्री एंड 25 डिग्री एस ऑफ द इक्वेटर। जो मेन कॉमर्शियल एरिया है हमारे ट्रॉपिकल रीजन्स के, वहाँ पर जो लैटिट्यूड बताया गया है वो बताया गया है 25 डिग्री एन से 25 डिग्री एस। इट थ्रिव्स वेल फ्रॉम सी लेवल। इट थ्रिव्स वेल्स मतलब इसका विकास बहुत अच्छा होता है, जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है। जहाँ की सॉइल, जहाँ की भूमि 1000 से 1200 मीटर होती है समुद्र तल से ऊंचाई पर, वहाँ पर इसका वृद्धि एवं विकास बहुत अच्छा होता है। वेरी हॉट समर्स और फ्रॉस्ट्स आर एक्सट्रीमली डिट्रीमेंटल फॉर द ग्रोथ ऑफ गुआवा। वेरी हॉट समर्स का मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी और पाला, ये दोनों ही इसके लिए बहुत बुरे होते हैं, इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एक्सट्रीमली डेट्रीमेंटल होते हैं ग्रोथ के लिए। डू नॉट ग्रो पपाया इन द एरियाज वेयर स्ट्रॉन्ग विंड्स आर प्रिवलेंट। ऐसी एरियाज़ में हमें पपाया नहीं लगाना चाहिए जहाँ बहुत तेज़ हवाएं आती हों, क्योंकि इसका रूट जोन इतना मजबूत नहीं होता, जल्दी से जल्दी उखड़ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 60 किलोमीटर पर आवर्स को ही ये एक्सेप्ट कर पाता है बस।
papaya requires not only a uniform high temperature but ample sunshine एंड एडिक्वेट मॉइस्चर इन द सॉइल। बहुत ज़्यादा प्रकाश की, बहुत ज़्यादा तापक्रम की आवश्यकता नहीं होती, बस दिन में 7 से 8 घंटे धूप निकलती रहे और थोड़ा बहुत मॉइस्चर बना रहे। पूरी तरीके से मृदा सूखनी नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत भी अगर मॉइस्चर बना रहता है तो इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं, इवन हार्वेस्टिंग तक के लिए ज़्यादा बढ़िया रहता है। इट इज़ एडेप्टेड टू अ वाइड रेंज ऑफ रेनफॉल। ये किसी भी तरीके की रेनफॉल में अपने आप को अनुकूलन रखने की क्षमता रखता है। ठीक है, 35 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर जो एनुअल प्रेसिपिटेशन में अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की। एक्सेसिव मॉइस्चर अफेक्ट्स द क्रॉप। बहुत ज़्यादा मॉइस्चर जो होता है वो क्रॉप को प्रभावित करता है, एज वेल एज फ्रूट क्वालिटी एडवर्सली। जब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है वो क्रॉप को तो डैमेज करता ही करता है, इफेक्ट करता ही करता है, साथ ही साथ जो फ्रूट की क्वालिटी है उसको भी डिटेरियोरेट करने का काम करता है। इसलिए ज़्यादा मॉइस्चर से हमको बचाना है। इवन 25 सेंटीमीटर पानी भी अगर तने के आसपास जड़ क्षेत्र में इकट्ठा हो जाता है तो वो 1 से 2 घंटे में हमारे पूरे पौधे को नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो सबसे ज़्यादा बात ये है कि इसके मॉइस्चर पे हमको ज़्यादा वर्क करना होता है। वेरी ऑफन a strong wind coupled with low temperature destroys the whole crop। सामान्यतः जो बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं होती हैं, ठीक है, और लो टेम्परेचर के साथ साथ होता है कि जैसे अभी आप समझ लो सितंबर अक्टूबर में बहुत तेज़ हवाएं जो चलती हैं ना, ठीक है, कैसी लो टेम्परेचर के साथ साथ वो भी कभी कभी होल क्रॉप को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखती है। लैक ऑफ सफिशिएंट वार्म इन द एटमॉस्फेयर ऑलवेज रिटार्ड मैच्योरिटी इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, लैक ऑफ सफिशिएंट वार्म इन द एटमॉस्फेयर हमेशा मैच्योरिटी को रिटार्ड करती है और साथ ही साथ फ्रूट को पकने से भी रोकती है। अ ड्राई वार्म क्लाइमेट टेंड्स टू ऐड द स्वीटनेस ऑफ द फ्रूट। हल्का सा जो तेज तापक्रम होता है, जो क्लाइमेट होता है, वो फ्रूट में स्वीटनेस बढ़ाने का काम करता है। The type of flowers and fruits formed on a papaya tree are influenced considerably by the temperature prevailing in the locality। The type of flowers, जो flower का type होगा and fruits formed on papaya, papaya पर होता है, वो influenced होता है किसके कारण? Temperature prevailing in the locality। जो टेम्परेचर उसके आसपास सराउंडिंग में आता है उससे प्रभावित होता है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जर्मिनेशन के लिए वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, एंड टेम्परेचर बिलो 23 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अबव 44 डिग्री सेंटीग्रेड आर डिट्रीमेंटल टू सीड जर्मिनेशन। 23 से कम और 44 से ज़्यादा दोनों खतरनाक होते हैं जर्मिनेशन के लिए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। The optimum high temperature, the optimum night temperature for the increase in dry weight is between 17 degree centigrade and 30 degree centigrade, whereas for maximum seedling elongation, the same is around 30 degree centigrade night temperature and about 26 degree centigrade day temperature for 8 hour photo period। Papaya is vulnerable to wind damage। wind damage और moisture इन दो चीज़ों से को बचा के ही रखना है। Wind accompanied by rains can loosen and break roots sufficiently to cause the papaya trees to fall, resulting in severe losses to the commercial growers। Very strong wind coupled with low temperature also cause severe losses to papaya crop। Papaya tree can withstand winds up to 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर जो हवा चलती है उसमें अपने आप को विदस्टैंड कर लेता है। इफ़ द ट्री हैज़ अ डीप वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, अगर अच्छा ट्री है जिसका रूट सिस्टम अच्छी तरीके से डेवलप्ड है और सॉइल में गहरा गड़ा हुआ है, तब विंड ब्रेक आर आल्सो नेसेसरी वेयर स्ट्रॉन्ग विंड
prevails which can easily damage the leaves, thus hampering growth and fruit production. विंड जहाँ बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, जहाँ लगता है कि वहाँ हमारा रूट जोन भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और मोस्टली जो हवाएं हैं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, तो ऐसी कंडीशंस में हमें विंड ब्रेक्स भी लगाना पड़ता है। तो हवा का प्रवाह ज़्यादातर वो विंड ब्रेक्स झेल जाते हैं, फिर कुछ प्रवाह बचा हुआ होता ही है जो मेन प्लांट हमारे पपीता तक पहुँचता है। तो कुछ कंडीशंस में एज़ पर रीजन हमको ये विंड ब्रेक्स लगाना पड़ता है। The strips of windbreaks should be spaced at distances of 20 to 30 times the height of the windbreak trees. For example, trees attaining a height of 3 meters can give protection to a 60 to 90 meters the strip of length. Where winds come in different directions and angles, it may be necessary to have windbreaks half as close as that of the normal spacing. Grow windbreaks such as silver oak, Grevillea robusta, dead apes, Erythrina indica, Casuarina canuнгемиана, ढैंचा Sesbania aegyptica एंड सुबबूल ल्यूकेनिया ल्यूसोफिला। ये विंडब्रेक्स हमारे आसपास लगाए जाते हैं पपीता में। नेक्स्ट हमारी कुछ रेफरेंसेस हैं जिनको हमने पूरी पीपीटी को बनाने में इस्तेमाल किया है। सबसे पहले आई किसान है, फिर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, फिर विकासपीडिया है, फिर agriinfo.in है, फिर agrimeet.in है, फिर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट्स नट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स हमारी बुक है। इसके साथ साथ ये पूरा वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। धन्यवाद।